नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 बजट सत्र से पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में समुदाय के मुद्दे, उनके कल्याण और दिल्ली सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। दिल्ली विधानसभा का 2026-27 का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सहायता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में ऐसे उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के कल्याण में सहायक हो। वहीं दिल्ली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि लगभग 7,500 कंज्यूमर एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हालात जंग के कारण अभी भी चिंताजनक है, लेकिन इंडस्ट्री ब्यूरो के पास किसी भी तरह की सप्लाई समस्या नहीं है। डिलीवरी अथॉरिटिकेशन कोड के माध्यम से की जा रही है और पैनिक बुकिंग में भी काफ़ी कमी आई है। कल मंत्रालय को लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग रिक्वेस्ट मिली। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तहत के सामान्य है। सुजाता शर्मा ने बताया कि करीब 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कमर्शियल एलपीजी के लिए अल्टीमेटम ऑर्डर जारी किए हैं। पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर को वितरित की गई। सभी राज्यों के पास पर्याप्त सप्लाई मौजूद है और डिलीवरी में कोई रुकावट नहीं आई है। मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। टॉप 15 जीएस के अंदर लगभग 13,700 से भी ज़्यादा कनेक्शंस दिए गए हैं और लगभग 7,500 कंज्यूमर्स एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से almost 93% of the booking is online. डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स को इस एलोकेशन का लगभग 50%। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रस्तावित है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट के संचालन ने न केवल यात्री उड़ानें शुरू होगी, बल्कि कार्य सेवाओं के माध्यम से देश विदेश में माल ढुलाई भी आसान हो जाएगी। इससे क्षेत्र के उद्योगों और व्यापारों को भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निकट एयरपोर्ट होने से निवेशकों के लिए यह क्षेत्र बड़ा आकर्षण बन रहा है। सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल डिवाइस पार्क में कंपनियों को जमीनी आवंटित की जा रही है, जिससे औद्योगिक गतिविधियां तेजी पकड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए निर्माण कार्य तेजी से जारी है। यमुना सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निवेश की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में 11 मार्च को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। शुरुआती कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय दंड सहित की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की पूछताछ में 11 अन्य आरोपियों
के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी नंबरों से निर्देश प्राप्त कर रेलवे स्टेशन, सुरक्षा प्रतिष्ठान और अन्य संवेदनशील स्थानों की फोटो और वीडियो साझा कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ जगहों पर सोलर एनर्जी के चलने वाले सिम आधारित सीसीटीवी कैमरे भी चलाए। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 2 स्थानों से ऐसे कैमरे बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी को इस काम के लिए पैसे दिए जाते थे। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की जांच अभी जारी है और एसआईटी ने पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की योजना बनाई है। देखिए, जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कौशाम्बी में 14 मार्च को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटोज और वीडियोस लेकर के कुछ विदेशी नंबरों पर शेयर की जा रही। उस सूचना के क्रम में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे की विवेचना हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिनके द्वारा इन 6 अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के इनसे पूछताछ किया गया था, जिसके क्रम में 11 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जनपद गाजियाबाद पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल में जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जा रहा है। इससे पूछताछ के क्रम में जानकारी हुई है कि इन लोगों को विदेशी नंबर से कुछ टास्क दिए गए थे। विदेशी इनका जो संचालक था, उनके द्वारा टास्क दिए गए थे, जिसके क्रम में इनके द्वारा कुछ स्थानों पर सौर ऊर्जा से संचालित सिम आधारित स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। इन लोगों की निशानदेही पर 2 जगहों से सीसीटीवी कैमरा एसआईटी की टीम के द्वारा बरामद किए गए। इनके द्वारा प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर इनके पास जो इनको पैसे दिए जा रहे थे इन कार्यों को करने के लिए, उसकी जानकारी एसआईटी की टीम को प्राप्त हुई है एवं इनका कार्य करने का तरीका के बारे में एसआईटी टीम को जानकारी प्राप्त हुई है और उनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इनसे जो भी हमारे अभियुक्त हैं, इनकी अभी पुलिस कस्टडी रिमांड चल रही है, जिनसे पूछताछ कर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की जा रही है। जो भी विवेचनात्मक प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। बाकी विस्तृत डिटेल्स प्रेस नोट में आप लोगों को दी जा रही है। लेकिन जनपद गाजियाबाद वहीं मंसूरपुर थाना क्षेत्र में एक मंदबुद्धि नाबालग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ही रिश्ते के ताऊ के लड़के पर आरोप लगाया है कि उसने घर में काम के बहाने बुलाकर उसके साथ गलत कृत्य किया। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को दवा देकर गर्भपात कराने की कोशिश भी की थी। मामले को लेकर परिवार में आक्रोश है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में आरोपी के साथ उसकी बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं परिजनों ने चौकी प्रभारी पर भी आरोप लगाया है कि वो आरोपियों का साथ दे रहे हैं। इस आरोप के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा सहायता की उपलब्ध कराई जाएगी। एक मैटर संज्ञान में आया था जिसमें एक 17 वर्षीय लड़की जो कि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर बताई जाती है, वो उसका ही ताऊ का जो बेटा है, मतलब उसका भाई लगेगा, उसके घर में रह रहा था जहाँ पर वो आई हुई थी और पिछले 3 माह से उससे संबंध बचाए जाते हैं, जिसकी वजह से लड़की जो है उसके संपर्क में थी। और इस आधार पर जब लड़की के घर वालों ने कंप्लेन किया तो उसके आधार पर जो बलात्कार का अभियोग होता है दर्ज कर लिया गया है तथा जो उसमें मुख्य मुलजिम है आश मोहम्मद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थाना मंसूरपुर, जनपद। वहीं बहरामपुर स्थित त्रिवेणी गैस एजेंसी पर घरेलू सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए वो एजेंसी पहुंचे, लेकिन वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी और नाराजगी का माहौल बन गया है। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि वो कई दिनों से गैस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से बुकिंग नहीं हो पा रही है। इससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधी विभागों से मांग की है कि वह एजेंसी की व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किए जाए और बुकिंग प्रक्रिया को सुचारू
बनाया जाए ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आपराधिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को जल्द समाधान की उम्मीद है। वहीं मुजफ्फरनगर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बेखौफ स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सिटी क्षेत्र के सरबट इलाके का रहने वाला युवक खुलेआम सड़क पर स्टंट कर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए स्टंट कर रहा है, जिससे न केवल उसकी जान बल्कि अन्य राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने खुद ही इस स्टंट का वीडियो बनाकर अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद ये स्टंटबाज बेखौफ होकर ऐसी हरकतें कर रहा है। इससे लोगों में डर और नाराजगी का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के खतरनाक स्टंट से बचे और यातायात नियमों का पालन करें। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में स्मार्ट मीटर से जुड़ी लगातार समस्या सामने आ रही है। उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ा दी गई है। आए दिन कई उपभोक्ताओं की बिजली बिना कारण कटने की शिकायतें सामने आ रही है, जबकि मीटर में लाइट बनी रहती है। इस समस्या से सैकड़ों लोग प्रभावित हैं और उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका सभागार में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान बिजली विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिससे लगभग 50% उपभोक्ताओं को राहत मिली। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं पर प्रेस रिलीज जारी कर लोगों को जागरूक की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता की बिजली स्मार्ट मीटर के कारण कटती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द बाकी समस्याओं की भी निस्तारण की जाएगी। जो वर्टिकल व्यवस्था हुई है, एसडीओ के जेई के नंबर बदले हैं, ड्यूटियां बदली हैं। एक आध दिन के अंदर ही वो नंबर भी हम समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों में बदल देंगे, ताकि लोग अपने अपने क्षेत्र के एसडीओ को उनका सीडी नंबर उनको पता लग जाए। नाम तो बदलते रहते हैं, पर सीडी नंबर नहीं बदलता है, उनको जानकारी रहेगी कि किस काम के लिए से बात। मुजफ्फरनगर में लगातार मेरे पास शिकायत आ रही है कि जब से स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए हैं तब से लोगों को सामने न आने के कारण से व्यवस्थित तरीके से लोगों को बताया नहीं गया, जिसके कारण से लोगों के कनेक्शन कटे और कनेक्शन कटने के बाद भी पैसा जमा करने के बाद भी प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ। उसको लेकर जो लगातार फोन आते रहे, तो आज मैंने यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे एक्सचेंज, हमारे एससी, एसडीओ और हमारे सब समाज सेवी लोग, सभी सभासद, पार्टी के सब लोग, संस्थाओं के लोग सब यहाँ पर आए हैं। सबके सामने ही चौपाल लगाकर के समस्या को सुनने की कोशिश की है। कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। समस्या एकदम बहुत सारी है, लेकिन स्मार्ट मीटर ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि सबको जैसे एडवांस प्रीपेड मोबाइल होता है उस तरीके से प्रीपेड लोग कनेक्शन लेंगे, पैसा जमा करेंगे और जितना वो चाहे उतना पैसा जमा करवा सकते हैं। सभासद हैं तो सभासदों के बाद क्षेत्र के लोग आते हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा मुखर होकर बात रखी है। तो वो कोई परेशानी का विषय होना स्वाभाविक है। अगर दिक्कत आई तो सभासद से बात करेंगे, तो हमसे कहेगा, अधिकारी से कहेगा, तो उसी क्रम में यहाँ पे बातचीत हुई है। आज मैं देख रहा हूँ कि लगातार आक्रोश लोगों में है, बस समस्या का समाधान हम करेंगे और धीरे धीरे सब जिम्मेदारी। वहीं गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के ग्राम कनावली में ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज बड़े ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई। नमाज के दौरान गाजियाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई थी। नमाज के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन, चैन और भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। लोगों ने त्योहारों को मिलजुल कर मनाने और आपसी सौहार्द बनाए रखने के संदेश भी दिए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि सुरक्षा के बीच उन्होंने पूरी शांति से नमाज अदा की। नमाज अलविदा की बड़ी सुख शांति से अदा की गई है और हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान अमन चैन की दुआ मांगी है।
नवरात्रि, ईद, दिवाली सब सुख शांति से मने, यही शुभकामना है जी। पुलिस के किस तरीके के इंतजाम है और क्या कुछ सहयोग पुलिस के किसी तरह से प्रशासन के तो हमेशा ही हमारे लिए सहयोग रहा है, हमेशा शुरू से ही अच्छे तरीके से सहयोग देते हैं और उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। नमाज में देखते हैं कि भीड़ जो है काफी संख्या में रहती है, जिसके कारण कितने पालियों में नमाज अदा की गई है इस बार? ये 2 पार्ट्स में नमाज अदा की गई है। शुक्रवार को ज्यादा रहती है भीड़, तो 2 पार्ट्स में अदा की गई है नमाज अलविदा की बड़ी सुख शांति से। वहीं नोएडा थाना साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषभ तिवारी और कुंबर शुक्ला के रूप में हुई है, जिन्हें थाना सेक्टर 63 क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को TRAI का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करते थे और उन्हें CBI और क्राइम ब्रांच का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी साइबर ठगी करने वाले अन्य गिरोह ने अपने बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिसमें ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी के बैंक खाते में करीब 10,95,000 रुपए की संदिग्ध धनराशि मिली। साथ ही उनके खातों के खिलाफ देश के भिन्न राज्यों से 6 शिकायतें दर्ज है। जांच में ये भी सामने आया कि अपराधियों ने अब तक करीब 4 करोड़ 17 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। वहीं गाजियाबाद लोनी रेलवे स्टेशन के पास बने फ्लाईओवर की टूटी फूटी सड़क वाहन चालकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी बारिश होते ही सड़क पर जलभराव और कीचड़ फैल जाता है, जिससे आवागमन बेहद मुश्किल हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर की सड़क काफ़ी समय से खराब स्थिति में है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। बारिश के बाद स्थिति और गंभीर होती जा रही है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों फिसल कर और दुर्घटना का खतरा बन रहा है। दैनिक यात्रियों और व्यापारियों को इस खराब सड़क के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग फिसल कर घायल भी हो चुके हैं, लेकिन समस्या जस से तस बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और संबंधी विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए और जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।